Hello everyone, welcome back to Clary Prep. In the previous lecture, we completed a very important topic from Indian polity, which is the sources of Indian Constitution. हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी कंट्रीज से इन्फ्लुएंस थे. And today we are going to move to another very important topic from the prelims perspective, which is the schedule of Indian Constitution. शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब शेड्यूल्स का टॉपिक सुनने में थोड़ा फैक्चुअल और बोरिंग लग सकता है, बट बिलीव मी प्रीलिम्स में इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, विच शेड्यूल्स डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, विच शेड्यूल कंटेन्स द थ्री लिस्ट विच डिवाइडिंग द लेजिस्लेटिव पावर, which schedule deals with the panchayat, which schedule contains the languages recognized by the constitution, या फिर क्वेश्चन सिंपली पूछा जा सकता है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए आज हम सिर्फ 12 शेड्यूल्स को लिस्ट की तरह याद नहीं करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ईच शेड्यूल अबाउट, which articles are connected with it, when it was added, and most importantly how to remember it. So without wasting any more time, let's start today's lecture. So सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल्स होता क्या है. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल्स में हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस मिलते हैं, लेकिन कई बार उन प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने के लिए एडिशनल डिटेल्स चाहिए होती हैं. फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेजिस्लेटिव पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट यूनियन के पास होंगे, कौन कौन से स्टेट्स के पास होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर दोनों लेजिस्लेट करेंगे, इनकी डिटेल लिस्ट हमें कहाँ मिलेगी? वो हमें मिलेगी 7th शेड्यूल में. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के बारे में प्रोविजन देता है, लेकिन रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस की लिस्ट कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमें 8th शेड्यूल में. सो यू कैन थिंक ऑफ शेड्यूल्स एज सप्लीमेंट्री डिटेल्स अटैच टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो what are schedules? Schedules are the supplementary details which are attached to the constitution that explain and expand what the articles provided. Example, article 246 says powers are divided into 3 lists, but the actual lists are in the 7th schedule. So schedules are supplementary details attached to the constitutions. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ मेनी शेड्यूल्स? ओरिजिनली देयर आर 8 शेड्यूल्स, but now there are 12 schedules in the Indian constitution. The 4 additional schedules which are added in the Indian constitutions are 9th schedule, 10th schedule, 11th schedule and 12th schedule. The 9th schedule was added by First Amendment Act of 1951. 10th schedule, which is related to the anti-defection law, it is added by 52nd Amendment Act of 1985. 11th schedule was added by 73rd Amendment Act of 1992, and 12th schedule, which is about the municipalities, added by 74th Constitution Amendment Act of 1992. अब हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच डील्स विद द states and the union territories. So the first schedule of the Indian constitution deals with the states and union territories. It deals with the names of states and union territories and their territories, and the articles which are contained in this schedules are article 1 to 4. अगर इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपके सामने हो और आपको पूछा जाए कि कौन सा स्टेट कहां तक एक्सटेंड करता है, कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्शन हमें कहां मिलेगा? फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा. तो फर्स्ट इमेजिन इंडियाज मैप, एंड फर्स्ट शेड्यूल्स डील्स विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. Second schedule deals with the salaries and allowances and privileges of the various constitutional authorities. So second schedule deals with the emoluments, allowances of the constitutional authorities.
जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके एमोल्यूमेंट अलाउंसेस और किसमें हमें देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 59 में। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 65। यूनियन मिनिस्टर, आर्टिकल 75। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ चेयरमैन राज्यसभा के इमोल्यूमेंट और अलाउंसेस के बारे में हमें कहा मिलेगा, आर्टिकल 97 एंड सेकंड शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इमोल्यूमेंट और अलाउंसेस के बारे में हमें कहा देखने को मिलेगा, आर्टिकल 125 एंड इन सेकंड शेड्यूल। कैग के बारे में आर्टिकल 148, गवर्नर के बारे में आर्टिकल 158, स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में आर्टिकल 164, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स in the article 186 and in the second schedule, and high court judges article 221. So these are the articles or the second schedule which deals with the emolument and allowances of the constitutional authorities. थर्ड शेड्यूल डील्स विद द ओथ्स एंड अफर्मेशन। थर्ड शेड्यूल किससे डील करता है, ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, लाइक यूनियन मिनिस्टर की ओथ आर्टिकल 75, पार्लियामेंट कैंडिडेट्स की ओथ आर्टिकल 84, एमपीज आर्टिकल 99, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर्टिकल 124, कैग आर्टिकल 148, स्टेट मिनिस्टर आर्टिकल 164, स्टेट लेजिस्लेचर कैंडिडेट्स आर्टिकल 173, एमएलए एमएलसी आर्टिकल 188, हाई कोर्ट जजेस आर्टिकल 290। तो थर्ड शेड्यूल डील्स विद द ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। अब हम आते हैं फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ये किससे डील करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट किस स्टेट को राज्यसभा में कितनी स्टेट्स मिलेंगी, उसका एलोकेशन फोर्थ शेड्यूल से कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टेड विद आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 18। तो एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डील्स विद द फोर्थ शेड्यूल एंड आर्टिकल 4 and article 80. Remember one point that it is not related to the election method, but it is related to the allocation of seats. फिफ्थ शेड्यूल, अब हम बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। तो फिफ्थ शेड्यूल दिस इज इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज fifth schedule deals with the schedule area and scheduled tribals and their administration and control of schedule area and scheduled tribes. It is connected mainly with the article 244 subclause 1 and states outside 6 schedule areas. So fifth schedule contains schedule areas and scheduled tribes and deals with the administration and control of scheduled area and scheduled tribes. It is connected mainly with article 244 clause 1. Now here you need to understand one important distinction, that India has two different constitution arrangement for tribal areas. Fifth schedule deals with scheduled area and scheduled tribes in states other than areas which are covered in the sixth schedule areas. तो जो सिक्स शेड्यूल की जो एरिया है उससे अलग जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें कौन डील करता है, फिफ्थ शेड्यूल। अब हम आते हैं सिक्स शेड्यूल पर। सिक्स शेड्यूल डील्स विद द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्स शेड्यूल में कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो उसमें कौन कौन है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजनल काउंसिल्स which deals with the administration of the tribal areas in the six schedules, and the article deals with article 244 clause 2 and article 275 clause 1. तो इसकी एक ट्रिक AMTM, आसाम, मेघालय, AM and TM, Tripura and Mizoram. So six schedules deals with the tribal areas of northeastern Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Don't confuse with the fifth schedule. Fifth schedule general
and sixth schedule is specific for the northeastern tribal autonomy, 4 states only, and outside these six schedule areas और ट्राइबल एरियाज डील्स इन द फिफ्थ शेड्यूल। अब हम आते हैं सेवन शेड्यूल पे। अगर हम सेवन शेड्यूल की बात करें तो इट डील्स with the division of legislative power between the union state union and the state, and it contains three lists: union list, state list, concurrent list। तो अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो ये लिस्ट वन है जिसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली देयर आर 97 सब्जेक्ट्स एंड द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट subjects like defense, foreign affairs, banking, currency, railways, and atomic energy. And the union government has the exclusive right to make rules and regulation on these subjects. And the state lists contain 59 subject, originally they are 66 subject। और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कि वो इन मैटर्स के ऊपर लाइक पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर अपने एक्सक्लूसिव रूल्स एंड रेगुलेशन को बना सकती है। एंड कंकरेंट लिस्ट की हम बात करें तो कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ रूल्स एंड रेगुलेशन को स्टेबलाइज कर सकती हैं, बट द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट शुड बी प्रिवेल। तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली दे आर 47 सब्जेक्ट। Subjects related to criminal law, marriage and divorce, education, forest and labor laws are in this। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कन्फ्लिक्ट के केस में कंकरेंट लिस्ट में जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया वो प्रवेल किया जाएगा। इट इज बाय आर्टिकल 254। तो तीन लिस्ट किसमें है? सेवन शेड्यूल में। क्या लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट फर्स्ट है जिसमें 98 सब्जेक्ट हैं, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि वो सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी पर अपने एक्सक्लूसिव रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट सेकंड लिस्ट है जिसमें 59 सब्जेक्ट में, ओरिजिनल देयर आर 66 सब्जेक्ट, एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं ऑन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पे बोथ यूनियन एंड स्टेट अपने लॉ बना सकती हैं, बट इन द केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑन द कंकरेंट लिस्ट द लॉ मेड बाय यूनियन शुड बी प्रिवेल विच इज बाय आर्टिकल 254। एंड कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं लाइक क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड लेबर लॉस। अब हम आते हैं एट्थ शेड्यूल पे। किस पे आते हैं? एट्थ शेड्यूल पे। अगर एट्थ शेड्यूल की बात करें तो इसमें क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। किसके बारे में? द एट्थ शेड्यूल डील्स विद द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Originally, there are 14 languages, now 22 languages, and the article deals with this schedule is Article 344 Clause 1 and Article 351. And these 22 languages are Asami, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियली एट्थ शेड्यूल में एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि जो सिंधी लैंग्वेज है, वो किससे ऐड की गई थी एट्थ शेड्यूल में? 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। वहीं पर जो कोंकणी, डोगरी, मैथिली एंड संथली जो लैंग्वेज थी वो किससे ऐड की गई थी? सॉरी, कोंकणी, 1 मिनट, कोंकणी, मणिपुरी,
नेपाली एंड संतली। ये की गई थी 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। वहीं पर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सॉरी जो संथली, यहाँ संथली नहीं, ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये की गई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। और 71st थे कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। वहां मैंने मिस्टेक कर दी थी, वहां मैंने संथली बोल दिया था, वो की गई थी नेपाली। और वहीं पर 96 अमेंडमेंट से क्या किया गया था 2011 से कि ओरिया, जो ओरिया लैंग्वेज थी उसको रीनेम कर दिया गया था ओडिया। तो 8 शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। इसके अंदर जो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्नाइज है उसकी हमको लिस्ट देखने को मिलती है। ओरिजिनली दे आर 14 लैंग्वेजेस, नाउ देयर आर 22 लैंग्वेजेस एंड आर्टिकल 334 क्लॉज 1 and article 351 deals with this, and the languages which are in the 8 schedules are these languages, and the Sindhi languages added in the 8th schedule by 21st amendment act of 1967, while कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, आप यहाँ से एक ट्रिक देख सकते हैं, नी, री, ली, इससे आप याद कर सकते हैं कि ये तीनों लैंग्वेज 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ऐड की गई थी। वहीं पर डोगरी, मैथिली, संतली ये तीनों आपस में रायम कर रही हैं, तो आप यहाँ से ऐसे अजम्पशन ले सकते हैं कि ये तीनों लैंग्वेज एक साथ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से ऐड की गई थी। वहीं पर बोडो भी इसी से ऐड की गई थी। और ओरिया जो लैंग्वेज है उसको ओडिया रीनेम किया गया था 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। सो देयर आर 21 लैंग्वेजेस इन द सिंधी वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली बाई थर्ड 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वाइल 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, वाइल 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रीनेम ओरिया एस ओडिया। अब हम आते हैं 9 शेड्यूल पर। अब हम आते हैं 9 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, इन विच द लैंड विच डील्स विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड द जुडिशियल रिव्यू। जो हमारा 9 शेड्यूल है वो किससे डील करता है? लैंड रिफॉर्म से एंड जुडिशियल रिव्यू से। इट इज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 एंड द आर्टिकल विच डील्स विद इट इज आर्टिकल 31B। इट इज the original purpose was to protect certain laws, particularly land reform, jamidari, abolition laws from fundamental rights challenges, or 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 started with 13 laws, now number entries through 284। शुरुआत में इसमें केवल 30 लॉस थे, बट इसकी धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होके 284 हो गई। तो जो 9th शेड्यूल था वो किसके लिए बनाया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 में लाया गया था, जिसका आर्टिकल था 31B। इसका उद्देश्य लाने का ये था कि ये जो शेड्यूल है उसके अंदर कोई भी प्रोविजंस लैंड रिफॉर्म्स या जमींदारी या अबॉलिशन लॉज से अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने पुट कर दिया 9 शेड्यूल के अंदर, तो वो लॉ वायलेट और नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द आर्टिकल 13। तो इट वाज अ protection to certain laws which are in the 9th schedule from the violation of the fundamental rights, so laws, but स्लोली सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ने ऑब्जर्व किया कि इसमें जो लॉस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केस 1 अंदर भारतीय केस में 24 अप्रैल 1973 में अपना वर्डिक्ट दिया कि लॉज विच आर एडेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973 कैन बी जुडिशियली रिव्यू if they damage the basic structure, and in the IR Coelho versus State of Tamil Nadu it was reaffirmed that protection is not absolute. So now the laws which are
included in the ninth schedule after 24 April of 1973 are open to challenge in the Supreme Court. Now we are moving towards 10th schedule, which is the anti-defection law. So it is deals with the anti-defection law, deals with the disqualification of MPs and MLA on the ground of defection. It is added by 52nd Constitution Amendment Act of 1985, and the article deals with 102 clause 2 and article 192 clause 2. Defection simply means changing political allegiance in a way covered by the Constitution. Anti-defection provision. सो 10th शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन, मतलब कि अगर आपको जनता ने एज एमपी और एमएलए किसी भी पार्टी से चुना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट होने के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन हो जाएं। तो ये एक तरीके से एंटी डिफेक्शन के अंदर आएगा और आपको एज एमपी और एमएलए रेजिग्नेशन देना होगा। सो 10 शेड्यूल्स डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 11 schedules which deals with the panchayat, and there are 29 subjects in these schedules, which is added by 73rd Constitution Amendment Act of 1992, and the article which are added by this Constitution Amendment Act is to Article 243G. So 11th schedule deals with the panchayats. There are 29 subjects added by 73rd Constitution Amendment Act of 1992. एंड द आर्टिकल डील्स विद दिस शेड्यूल इज आर्टिकल 243 ZG। अब हम आते हैं 12th शेड्यूल पे। 12th शेड्यूल की बात करें तो इट डील्स विद द म्युनिसिपैलिटीज। देयर आर 18 सब्जेक्ट्स, लाइक इन 11th शेड्यूल देयर आर 29 सब्जेक्ट, इन 12th शेड्यूल देयर आर 8 सब्जेक्ट, and these 8 subjects were added by 74th Constitution Amendment Act of 1992, and the article which deals with this is article 243W. So it is all about the 12th schedule of the Indian Constitution. यहाँ पर कुछ मास्टर ट्रिक्स हैं, वो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 to 12, and there is the amendment trick like land protection in 9th schedule, 52 about the defection, 73 is about village, and 74th about cities, 12th there are the, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसको आप याद रख सकते हैं कि मैप, मतलब वहां पर हमने क्या देखा कि वहां पर हमने देखा कि जो नेम जो टेरिटरीज हैं उनका एक्सटेंशन वगैरह की बात की गई है, तो हम एक्सटेंशन वगैरह किस में देखते हैं, बेसिकली मैप में देखते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल से आप याद रखना कि वहां पर कुछ मैप से रिलेटेड है इंडिया के। दूसरा मनी से, मतलब वहां हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं उनके अलाउंसेस सैलरीज की बात की गई है सेकंड शेड्यूल में। थर्ड में उन्हीं अथॉरिटीज के ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात की गई है। फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा इन डिफरेंट स्टेट्स। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द शेड्यूल एरियाज, एंड सिक्स्थ शेड्यूल डील्स विद द नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स, मिजोरम, त्रिपुरा, and many two more which are hello, Mizoram, Tripura, Meghalaya and Assam. Similarly, the three lists which are in the 7 schedules, languages in the 8th schedule, land laws in the 9th schedule, defection in the 10th schedule, panchayats 11th schedule, municipality 12th schedules. So it is all about the 12th schedule of the Indian Constitution. I hope you got the concept in a comprehensive and a detailed manner. नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। सो मेक श्योर you revise the topic once or twice after watching the lecture. Especially remember these high frequency areas like 5th and 6th schedule, 7th schedule, 8th schedule, 9th schedule, 10th schedule. So I hope you got the concept clearly. I will see you in the next lecture with another important topic for your competitive exam. Till then, keep learning, keep revising and building your concept with Clary Prep. Thank you very much.